गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन को समष्टि कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय विशेष पर, किसी जाति विशेष के सदस्यों की संख्या को पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक कि दिया गया समय, दूसरा दिया गया क्षेत्र और तीसरा दी गई स्पीसीज या जाति। तो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। एक जाति विशेष के सदस्यों की संख्या, एक दिए गए क्षेत्र में और एक निश्चित समय में जितनी है वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? किसी एक जाति विशेष के सदस्यों का अध्ययन किया जाना, अर्थात वो किस प्रकार से अपने वातावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार से जीवित रहते हैं, किस प्रकार से जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम करते हैं, इन सब का अध्ययन करना पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स दूसरा शब्द है। किसी पॉपुलेशन में लक्षणों का किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से लक्षणों का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, इसका अध्ययन किया जाना पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। पॉपुलेशन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला लक्षण है डेंसिटी, अर्थात घनत्व, समष्टि की जनसंख्या का घनत्व। घनत्व क्या है कि किसी जाति विशेष के सदस्यों की एक किसी क्षेत्र विशेष में यूनिट एरिया, अर्थात एक इकाई क्षेत्र में कितनी उपस्थिति है संख्या के रूप में या जैवभार के रूप में, इसको उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उपस्थित हिरण की संख्या या 100 वर्ग मीटर के तालाब में उपस्थित मछलियों की संख्या या 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मिट्टी में केंचुए की संख्या या 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में घास का भार, ये सभी पॉपुलेशन डेंसिटी है। डेंसिटी को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक क्रूड डेंसिटी कहलाती है और दूसरा इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाती है। जब क्रूड डेंसिटी का मापन करते हैं तो जितना क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को हम ध्यान में रखते हैं, उस पूरे क्षेत्र में उपस्थित जीवों का संख्या का आकलन करते हैं। मान लीजिए हम कहीं पर 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का संख्या का आकलन कर रहे हैं, किंतु हमें पता है कि उस क्षेत्र विशेष का आधा हिस्सा रेगिस्तान है या आधा हिस्सा जीवों के रहने लायक नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हम उस आधे में कोई भी जीव नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो क्षेत्र पूरा का पूरा हम कंसीडर करेंगे, चाहे कोई क्षेत्र जंतुओं के रहने लायक है या नहीं रहने लायक है। तो इसको कहते हैं क्रूड डेंसिटी। और अगर हम मात्र उन्हीं क्षेत्रों को कंसीडर करें, उन्हीं एरियाज को अपने पैमाने पर रखें जो जीवों के रहने लायक हैं, वास्तव में जहाँ जीव रहते हैं, तो इसको हम
इकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी अर्थात जो जीवों के रहवास के लिए सुटेबल प्लेसेज हैं, मात्र उन्हीं प्लेसेज का हम क्षेत्रफल काउंट करेंगे, ऐसे क्षेत्रों का क्षेत्रफल नहीं लेंगे जहाँ जीव रहते नहीं या रह नहीं सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल डेंसिटी हो गया। डेंसिटी का मापन करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। अगर छोटा क्षेत्र है तो हम समस्त जीवों का काउंटिंग या गिनती कर सकते हैं, और अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, जीवों की संख्या बहुत बड़ी है, तो हम उसके छोटे से क्षेत्र विशेष में काउंटिंग करके उसको हम सैंपल मान सकते हैं। इसको सैंपलिंग कहते हैं। और उसी सैंपल को लेकर के उसी को हम व्यापक अनुपात में देखें तो पूरे का पॉपुलेशन साइज देखा जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी नापने के क्या क्या तरीके हैं देखते हैं। एक तो है क्वाड्रेट मेथड। इसमें पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और उनमें से कुछ इकाइयों में हम गिनती कर लेते हैं और फिर उसी गिनती के आधार पर पूरे क्षेत्र को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसी आधार पर हम पूरे क्षेत्र का कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखें कि जब आप पिछले द्वितीय वर्ष में आरबीसी की काउंटिंग करते थे तो काउंटिंग चैम्बर में बहुत से प्रकोष्ठ हुआ करते थे, लेकिन आप चारों कोनों का और बीच का प्रकोष्ठ गिन लेते थे और उसी आधार पर पूरे 1 वर्ग घन मिलीमीटर का आकलन कर लेते थे। वही बात यहाँ भी है। मान लीजिए 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, उसको 1 वर्ग मीटर के 100 भागों में बांट दिया और उस 1 वर्ग मीटर के अलग अलग स्थानों से मान लीजिए 10 स्थान हमने चुन लिए और उनमें काउंट करके फिर पूरे को 10 गुना कर दिया तो वो 100 वर्ग मीटर का प्राप्त हो गया। ये विधि छोटे जीवों के लिए या पौधों के लिए या ऐसे जीव जो अधिक गति नहीं करते हैं, स्थिर हैं या कम गति करते हैं, उनके लिए उपयोगी होती है। दूसरी विधि को ट्रांजेक्ट मेथड कहते हैं। ऐसे जीव जो बड़े आकार के हैं, जो चलते रहते हैं, तेज़ गति से चलते हैं, जैसे हिरन है या गाय है या इस तरह के जीव हैं, उनके लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। इसमें जो काउंटिंग करने वाला व्यक्ति होता है वो एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ जाता है और दोनों तरफ देखता हुआ जंतुओं की गिनती करता हुआ, नोट करता हुआ आगे चलता रहता है और इस प्रकार से वो अनेक चक्कर लगाता है और अंत में उसकी काउंटिंग कर ले जाता है। ये ट्रांजेक्ट मेथड है। अगला मेथड रिमूवल मेथड कहलाता है। इसमें जंतु को कैप्चर कर लिया जाता है और उसको गिनती करके उस क्षेत्र से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार एक एक जंतु को पकड़ करके और उसको उस क्षेत्र से हटाते चले जाते हैं। जब सारे जंतुओं को उस क्षेत्र से हटाया जाता है तो पता लग जाता है कि कुल कितने जंतु थे। और अगर जंतुओं की संख्या बहुत अधिक है तो एक ग्राफ बना लिया जाता है और उसमें वाई एक्सिस पर तो पकड़े हुए जंतुओं की संख्या लिख देते हैं और समय एक्स एक्सिस पर शो कर देते हैं और जब ग्राफ को आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पूर्ण संख्या का प्रदर्शन कर देता है। अगला मेथड है कैप्चर एंड मार्क मेथड। इसमें जंतु को पकड़ते हैं और उस पर कोई न कोई पहचान का चिन्ह बना देते हैं और इस तरह से कुछ जंतुओं को पकड़ करके पहचान का चिन्ह बना दिया गया। बाद में कुछ समय बाद फिर से गिनती करते हैं और गिनती करते हुए देखते हैं कि कितने जंतु निशान वाले पकड़े गए और कितने बिना निशान बनाए हुए पकड़े गए और फिर इन दोनों के अनुपात के आधार पर कुल संख्या का ज्ञात कर दिया जाता है। इस विधि को लिंकन इंडेक्स मेथड कहा जाता है।
तो ये विभिन्न विधियां हैं जिन विधियों से जीवों की पॉपुलेशन डेंसिटी प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से कारण पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं। एक तो नेटलिटी है, अर्थात बर्थ, नए जीवों का जन्म लेना, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित हो जाती है। इसका फॉर्मूला ये है कि बर्थ इन ए गिवन टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, अर्थात 1000, मान लीजिए एक उदाहरण ले लें कि 1000 की संख्या में एक वर्ष में कितने नवजात का जन्म हुआ, तो ये नेटलिटी या बर्थ रेट कहलाता है। दूसरा मॉर्टेलिटी या डेथ रेट, मॉर्टेलिटी अर्थात डेथ रेट, वही चीज़ यहाँ भी है कि 1000 की संख्या में एक वर्ष में कितने लोगों की, कितने जीवों की मृत्यु हुई, ये मॉर्टेलिटी है। तो इन दोनों क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। लाइफ टेबल्स क्या हैं? एक ऐसा चार्ट बनाया जाता है जिसमें जीवों के अलग अलग उम्र में जीवित रहने की संभावना प्रदर्शित की जाती है। ऐसे चार्ट को लाइफ टेबल कहते हैं, अर्थात छोटे जीव कितने जीवित रह सकते हैं, आगे की अवस्था में कितने जीवित रह सकते हैं, उसके बाद कितने जीवित रह सकते हैं। जैसे मनुष्य के लिए अगर चार्ट बनावें तो 1 वर्ष तक कितने जीवित रह सकते हैं, उनमें से कितने 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, उसमें से कितने 50 वर्ष की उम्र तक जितने जीवित रह सकते हैं, 80 की उम्र तक कितने जीवित रह सकते हैं। तो उम्र के अलग अलग पड़ाव पर कितने उस जाति के जीव जीवित हैं, इसका टेबल बनाया जाना लाइफ टेबल कहलाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए कितना समय और संसाधन उपयोग कर रही है वो जाति, इस पर निर्भर करता है ये सर्वाइवल टेबल। और पॉपुलेशन डायनामिक्स अर्थात नेटलिटी और मॉर्टलिटी, जन्म और मृत्यु भी इसी पर निर्भर करती है कि कितने संसाधन और समय नवजात या छोटे शिशुओं की देखभाल के लिए लगाया जाता है। इसके द्वारा प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं और मनुष्यों की तथा अन्य जीवों की कितनी जीवित रहने की संभावना है, इसका अनुमान किया जा सकता है। अगर कोई आबादी ऐसी आबादी है जिसमें बाहर से कोई आ नहीं रहा है, भीतर कोई, और वहाँ से कोई बाहर जा नहीं रहा है, ऐसी आबादी को क्लोज्ड पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर पॉपुलेशन क्लोज्ड पॉपुलेशन है तो उसका जो डेंसिटी है वो नेटलिटी अर्थात बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेथ, इन सभी कारणों से वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित होगी और इन्हीं के आधार पर ही लाइफ टेबल भी बनाई जाती है। एक और बात इसी में आती है, सर्वाइवरशिप कर्व। एक ग्राफ बनाया जाता है और वो ग्राफ ये प्रदर्शित करता है कि अलग अलग आयु की अवस्था में कितने जीवों के जीवित रहने की संभावना है। इसके द्वारा विभिन्न पॉपुलेशंस की लाइफ हिस्ट्री को तुलना किया जाता है। 3 प्रकार के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। उत्तरजीविता के ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 कहलाता है, जहां बच्चों की संख्या, शिशुओं की संख्या बहुत कम हो, उनको ध्यान देने, बहुत अधिक पेरेंटल केयर की जाती हो, उनके जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास पेरेंट्स के द्वारा किए जाते हों, और इसमें स्पष्ट है कि शिशु अवस्था में जन्म दर बहुत कम होगी, जो मृत्यु होगी वो प्रायः वृद्ध होने पर ही होगी। ये टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व है, जिसमें जन्म कम शिशुओं का होगा और उनको देखभाल बेहतर की जाएगी ताकि शिशु अवस्था में उनकी मृत्यु कम से कम हो और ओल्ड अवस्था में ही अधिकांश ये मरेंगे। तो ये टाइप 1 सर्वाइवल। उदाहरण मनुष्य हो सकते हैं, प्राइमेट्स हो सकते हैं, ये अपने शिशुओं की बहुत देखभाल करते हैं। दूसरा टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व है। टाइप 2 में प्रत्येक उम्र के समय मृत्यु की संभावना लगभग समान रहती है और टाइप 1 की तुलना में अधिक शिशुओं का जन्म होता है, पेरेंटल केयर करते हैं, लेकिन टाइप 1 की तुलना में यहाँ कम पेरेंटल केयर किया जाता है और पूरे जीवन में मृत्यु की संभावनाएं लगभग एक जैसी रहती हैं, जबकि टाइप 1 में आपने देखा कि मृत्यु की संभावना ओल्ड एज में अधिक होती है।
इसका उदाहरण बर्ड है। इसी तरह से टाइप 3 सर्वाइवरशिप होती है। इसमें अर्ली एज में बहुत अधिक डेथ होती है और वयस्क और वृद्धावस्था में मृत्यु अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे केसेज में अधिक से अधिक शिशुओं का जन्म होता है, अर्थात प्रजनन दर बहुत अधिक होती है और पेरेंटल केयर अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसी के साथ एक शब्द और है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है? वह दर जिसके द्वारा एक पॉपुलेशन साइज बढ़ती है किसी निर्धारित समय में, उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। लाइफ टेबल की सहायता से पॉपुलेशन ग्रोथ का आकलन कैसे करते हैं, इसका पता लगाते हैं। एक औसत संख्या, कोई भी फीमेल औसत संख्या कितने शिशुओं को पूरे जीवन काल में जन्म दे सकती है, इसको नेट रिप्रोडक्टिव रेट कहते हैं। ये वास्तव में सैद्धांतिक दर है, अर्थात एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में प्रजनन के द्वारा कितनी संतानों को जन्म सिद्धांततः दे सकती है। और इसके लिए अलग अलग आयु समूह में कितने फीमेल सरवाइव करते हैं, इसको हम उनके द्वारा उत्पन्न संतानों के द्वारा गुणा कर देते हैं और उसमें हम इसके प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो सिग्मा LX इंटू MX। LX क्या है? फीमेल्स की संख्या, और MX क्या है? शिशुओं की संख्या। अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 है तो इसका अर्थ ये है कि उस पॉपुलेशन में ना तो वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, बल्कि स्थिर संख्या है, जितने मर रहे हैं उतने ही नए उत्पन्न भी हो रहे हैं। ये एक स्थायी स्थिर संख्या है। अगर ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 से कम हो तो इसका अर्थ है कि आबादी धीरे धीरे घट जा रही है, अर्थात मृत्यु अधिक हो रही है और जन्म कम हो रहे हैं। और अगर 1 से अधिक नेट रिप्रोडक्टिव रेट है, 1 मोर देन 1 है, तो इसका अर्थ है कि मृत्यु कम हो रही है और जन्म अधिक हो रहे हैं, अर्थात संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक विधि और है जिसको माल्थस मेथड कहते हैं। इसमें साधारण सा तरीका अपनाया जाता है कि नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ, जितने जन्म हुए उनमें से जितना मृत्यु हुआ उनको माइनस कर दिया जाए तो ग्रोथ रेट प्राप्त हो जाता है। अगर ये ग्रोथ रेट 0 से ऊपर प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर 0 से नीचे प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि पॉपुलेशन घट रही है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल की, अर्थात पॉपुलेशन का प्रसार। पॉपुलेशन डिस्पर्सल वो बड़ा फैक्टर है जिसके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित होती है। इसके हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो इसको प्रभावित करते हैं। पहला, एमाइग्रेशन। वातावरण की परिस्थितियों के कारण वातावरण में विपरीत परिस्थितियां हो जाएं या अधिक प्रजनन दर के द्वारा संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो वहाँ से जीवों का एक समूह निकल करके अन्य स्थानों पर चला जाता है। इमाइग्रेशन का अर्थ हुआ कि बाहर जाना, मूविंग अवे। तो कुछ क्योंकि वहाँ संख्या बहुत अधिक हो गई, रिसोर्सेज की कमी हो गई, संसाधन कम हो गए, या ये हो सकता है कि वातावरण की परिस्थितियाँ विपरीत हो गई, वहाँ भोजन आदि की उपलब्धता कम हो गई, तो उस संख्या के बहुत से जीव उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। और इससे जनसंख्या को फ़ायदा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम हो जाती है, लेकिन इसके द्वारा प्रतियोगिता, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाती है और परिणाम होता है कि इनको वृद्धि का बेहतर अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का अर्थ है बाहर से जीवों का उस स्थान पर आना। बाहर से अगर जीव उस स्थान पर आते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसके द्वारा कंपटीशन भी बढ़ता है।
तीसरी बात है माइग्रेशन, एक निर्धारित समय का जीवों का बाहर जाना और फिर एक निश्चित समय बाद वापस आना। जैसे पक्षी हैं, मछली हैं आदि हैं, ये प्रवासन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं और जाते हैं, और इससे भी टेम्पररी तौर पर, अस्थायी तौर पर जनसंख्या, जीव की संख्या या समष्टि की संख्या प्रभावित होती है। एक और बात है एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित होती है। 3 प्रकार के एज ग्रुप हो सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। पहला, ऐसे एज ग्रुप जो कि प्रजनन की अवस्था से में नहीं पहुँचे हैं, अर्थात शिशु अवस्था या किशोर अवस्था में हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, अर्थात युवा जो कि प्रजनन कर सकते हैं। और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, अर्थात वृद्ध जो कि प्रजनन की उम्र से आगे निकल चुके हैं, प्रजनन नहीं कर सकते। और इसको पिरामिड के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। पिरामिड में सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव एज दिखाई जाएगी, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव एज दिखाई जाएगी और सबसे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज दिखाई जाएगी। अर्थात कम उम्र के जीव नीचे दिखाई जाएंगे पिरामिड में, उसके अधिक उम्र के युवा बीच में दिखाई जाएंगे और वृद्धों की संख्या सबसे ऊपर दिखाई जाएगी। इसको पिरामिड के रूप में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग अधिक हैं तो इसका अर्थ है वो संख्या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई है। अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के सदस्यों की संख्या अधिक है, मेंबर्स की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है, नीचे जा रही है। तो ये विभिन्न बातें हैं जो पॉपुलेशन इकोलॉजी से संबंधित हैं। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो, कोई संभावना, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।